नमस्कार बच्चों। आज आप कक्षा 9 बच्चे हिंदी का अंतिम पाठ ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके रचयिता राजेश जोशी। कौन है? राजेश जोशी। तो पहले कवि परिचय सुनिए। राजेश जोशी का हिंदी साहित्य में काव्य क्षेत्र में बड़ा महत्व है। उनके समकालीन कविता के अत्यंत चर्चित कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी तो उन्होंने पत्रकारिता का काम संभाल लिया है, यानी ये न्यूज वाले रहते हैं। तो पत्रकारिता का अर्थ होता है सभी क्षेत्रों में जाना, उठना बैठना, वहां के तौर तरीके सीखना। तो इन्होंने भी उससे कुछ सीखा। इसके पश्चात ये कुछ वर्षों तक पत्रकार बन गए और इसके पश्चात इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कविता तो की है, कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। क्या क्या कविता तो लिखी है, कविता के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए, अर्थात नाटकों के जो नाट्य रूपांतर भी लिखे हैं, नाटक जैसे बोलते हैं, और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य। फिल्मों के लिए जो छोटी कहानियां होती हैं, फिल्मों के लिए जो राइटर होते हैं, इन्होंने फिल्मों के ऊपर भी कुछ कहानियां लिखी। यानी जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, कहा जाता है, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। और पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी अर्थात पटकथा जो इन्होंने लिखी है वो आधार लिया है इन्होंने दूसरे कवि का। जो इन्होंने पटकथा लिखी है उसका आधार उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, उन्होंने भर्तृहरि ने जो रचना की थी उसका नाम है भूमिका कल्पतरु। यह भूमिका कल्पतरु, यह भी जो भर्तृहरि ने रचना लिखी थी उस रचना का नाम था भूमिका कल्पतरु। यह भी इसका उन्होंने नाट्य रूपांतर किया, अर्थात पहले उन्होंने जो कविता का नाट्य रूपांतर किया है किसकी थी? भर्तृहरि नामक लेखक कवि की, और रचना का नाम था भूमिका कल्पतरु। यह भी और दूसरी उन्होंने की है मायाकोवस्की की कविता। तो पहले कवि की रचना थी भूमिका कल्पतरु। यह इसका इन्होंने नाट्य रूपांतर किया है। भूमिका कल्पतरु यह भी इन्होंने इसका नाट्य रूपांतर किया है। और दूसरे जो रचयिता थे उनका नाम था मायाकोवस्की। मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल। देखिए, मायाकोवस्की नामक लेखक कवि की रचना का नाम था पतलून पहना बादल, अर्थात बादल को उन्होंने पतलून पहना, क्योंकि
कविता का शीर्षक था पतलून पहना बादल। शीर्षक से भी इन्होंने नाटू रूपांतर किया, अर्थात इनके द्वारा दो नाटू रूपांतर लिखे गए हैं। पहला है भर्तृहरि का, जो उन्होंने जो रचना लिखी थी, नाम था भूमिका कल्पतल जैसी। इसका इन्होंने नाट्य रूपांतर लिखा है। और दूसरे कवि थे मायाकोवस्की। इनकी रचना का नाम था पतलून पहना बादल। पतलून पहना बादल शीर्षक से इन्होंने इसका भी नाट्य रूपांतर किया। अर्थात इन्होंने दो नाट्य रूपांतर किए हैं जो इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। राजेश जी की कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में प्रकाशित किए। देखिए इनकी रचनाएं इतनी उत्कृष्ट है कि इनकी कविताओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। जैसे हिंदी में तो होता ही है, अंग्रेजी भाषा में भी इनकी कविताओं का अनुवाद किया गया। रूस पहुंची, वहां प्रवासी हुए तो रूसी भाषा में भी इनकी कविताओं का अनुवाद किया गया। और जर्मनी के लोग, प्रवासी कवि लोग, उन्होंने जर्मन भाषा में भी इसका अनुवाद किया। यानी इतनी उत्कृष्ट रचनाएं थी कि हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी इनकी कविताओं का अनुवाद किया गया। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़। देखिए राजेश जोशी की कविता का नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़। दूसरी कविता का नाम मिट्टी का चेहरा। दूसरी कविता का नाम है मिट्टी का चेहरा। तीसरा है नेपथ्य में ही। और चौथा है दो पंक्तियों के बीच। और दो पंक्तियों के बीच हैं। ये उनकी रचना थी। फिर सुन लीजिए राजेश जोशी की काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में और दो पंक्तियों के बीच में। ये उनकी कविताओं के नाम हैं। वे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। देखिए इनकी कविताओं में बहुत से सम्मान प्राप्त हुए। अर्थात इन्होंने ऐसी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ रचना की हैं कि इन्हें सम्मान किया गया है। वो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताओं में गहरा सामाजिक अभिप्राय नहीं। राजेश जोशी की कविताओं में गहरा सामाजिक अभिप्राय नहीं होता है। वे जीवन के संकट से गहरी आस्था को उभारती है। वे जीवन के संकट से गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी समाया है। अर्थात उन्होंने सभी क्षेत्रों में कविता लिखी है। इसी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने बोली, वाणी, मिजाज और मौसम, इनकी कविताओं में सभी समाये हुए हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। यानी लय से आप उसे गा सकते हैं। इनकी कविता में खासियत है कि लय पूर्वक आप उस कविता का
अनुवाद कर सकते हैं, गा सकते हैं। और मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर और जरूरी संघर्ष। ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसके कारण मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके और मनुष्यता के श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके। कविताओं के द्वारा ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। तो इनका प्रयास निरंतर और जरूरी संघर्ष भी है जो समाज की ओर है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की नवीन संभावनाओं की खोज के लिए वैज्ञानिक है। अर्थात जो आज समाज और दुनिया का बदलाव आ गया है, कई क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, एटम बम बनाए जा रहे हैं, तो इसमें दुनिया के विनाश होने का खतरा है। इन साधनों से यदि कभी युद्ध हुआ तो इन साधनों से दुनिया नष्ट भी हो सकती है। जो आपने अपने देश की उन्नति के लिए बनाए थे, वो वही साधन आज उसके विनाश के कारण बन चुके हैं। लेकिन जितना इन्होंने उसके नष्ट के बारे में लिखा है, उतना ही वे जीवन की नवीन संभावनाओं की खोज के लिए विचलित है। अर्थात वो देखते हैं कि उनमें भी ऐसी भावनाएं भर है जिससे नए जीवन का संचार प्रारंभ और मनुष्य का यानी उन भेदभावों को मिटाकर संपूर्ण संसार में शांति का वातावरण, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। अब आ जाइए कविता का मूल भाव। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये उनकी लिखी हुई कविता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह कविता बच्चों के बचपन छीन जाने की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जो बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, खेलने खाने के दिन हैं, जो अभी पूर्णतः विकसित भी नहीं हुए हैं, और ऐसे बच्चे को काम पर जाते हुए देखकर उनके मन में बड़ी पूजा कि बताओ, ये जो गरीब बच्चे हैं, जो अभी खेलने खाने के दिन हैं, ये पढ़ने के दिन हैं, ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे जब अभी से कार्य करते हैं, ये पीड़ा उनके मन में समाई देती है। तो इस कविता में राजीव जी ने कुछ सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है। सामाजिक कैसे कि समाज कैसा है, छोटे बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक विडंबना, आर्थिक ऐसा है, कुछ गरीब लोग हैं जिनके जीवन के लिए रोटी के साधन नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे इस आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए, रोटी प्राप्त करने के लिए काम पर जा रहे हैं। तो ये सामाजिक विडंबना है कि समाज को ऐसे वर्गों को साधन देकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें खेलने कूदने देते हैं। लेकिन फिर वही बच्चे आज काम पर जा रहे हैं, यही कवि की पीड़ा है। जिसमें कुछ बच्चे जो भावी समाज की आधारशिला बन, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर हमारे भावी समाज की आधारशिला रखें, तो यही बच्चे बड़े होकर हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। खेल, शिक्षा और जीवन के सहज उल्लासी बनते हैं। आज जो बच्चे आर्थिक और सामाजिक कारणों से काम पर जा रहे हैं, सामाजिक कैसा, समाज में ये नहीं देख रहा कि बच्चे गरीब हैं, इनको सहायता देकर कुछ पढ़ते हैं। आर्थिक कारण क्या है कि ये बच्चे उन घरों से हैं जिनके यहाँ खाने के लिए रोटी भी नहीं। उस रोटी को प्राप्त करने के लिए, अर्थ की प्राप्ति करने के लिए ये बच्चे इस उम्र में काम पर जा रहे हैं। उसको देखकर कवि को महान पीड़ा होती है और उसी पीड़ा का वर्णन कवि ने इस पाठ में किया है, जिसका शीर्षक किया है बच्चे काम पर जा रहे हैं।
से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में जोशी जी ने वैचारिक समझ तथा कर्तव्य निष्ठा और कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष समाज के सामने रखा है। आज के समय में जबकि बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छीन गया, क्यों? जो बच्चे अभी खेलने खाने के दिन थे वो आज काम पर जा रहे हैं। जरूरत ने उनके हाथ में कलम की जगह काम थमा दिया। इस समय जो उनका काम था कलम हाथ में लेकर शिक्षित होना, पढ़ना लिखना, जिससे वो आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सके। लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण आज कलम की जगह उनके हाथ में काम है। और यही प्रश्न आके कभी समाज से करता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो जाड़े के छुटन भरे दिनों में भी जबकि सड़क कोहरे से ढकी है, यानी जाड़े के दिन चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, ठंड चारों ओर बढ़ रही है, लेकिन ऐसे समय में वो बच्चे जिनके पास बहुत कम कपड़े हैं, ठिठुरते हुए भी अपने काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी ये बच्चे सुबह सुबह जबकि जाड़ा पड़ रहा है, बच्चे अपने काम पर जा रहे हैं। इस कविता के द्वारा कवि समाज को सूचना देता है, ये सूचनात्मक पद कि जो तत्कालीन वस्तु स्थिति से पाठक को दो चार करती है, ऐसी समस्या का वर्णन कवि ने किया है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहता है कि हमारे समाज अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी भयानक सूचना बच्चों का काम पर जाता है। जो बच्चे आगे चलकर हमारे भारत देश का निर्माण करेंगे, आज वही बच्चे अशिक्षित हैं और अभी भी काम पर जा रहे हैं। अर्थात जब उनको लिखना पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, तब उनके हाथों में कलम की जगह काम थमा दिया गया है। यह समाज की आगाह करते हुए कहते हैं, जो आज अपने आप को समाज सभ्य कहता है, उस सभ्य समाज को आगाह करते हुए कवि कहता है कि वे कम उम्र के बच्चे जिनका बचपन उमंग में, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश में, चिंताहीन की स्थिति में गुजरना चाहिए। अर्थात बच्चे प्रसन्न होकर जिन्हें खेलना चाहिए, उमंग में शांतिपूर्वक यहाँ वहाँ मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शैक्षिक परिवेश उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें काम की चिंता नहीं होना चाहिए। जब हमारा ऐसा परिवेश मिलेगा तभी बच्चे आगे चलकर हमारे भावी भविष्य के नागरिक बनेंगे और हमारे देश का उद्धार करेंगे। लेकिन इसके विपरीत उनका काम पर जाना हमारे समय का सर्वाधिक दुखद और भयानक है कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुखद सूचना है। आखिर वे क्यों काम पर जा रहे हैं? कभी प्रश्न करता है कि आखिर वे क्यों काम पर जा रहे हैं, और उसी का उत्तर भी उन्होंने दिया है कि आज हमारा समाज इसे विवरण की तरह न लेकर सवाल की तरह, इसे विवरण की तरह न लेकर सवाल की तरह ले, क्योंकि इसे विवरण समझने की भूल भविष्य के सामाजिक ढांचे के लिए स्वस्थ संकेत नहीं। अर्थात आज हम इसे विवरण समझकर छोड़ देते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे नागरिकों का ढांचा तैयार है वो देश के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि जब ये अशिक्षित होंगे तो ये अपने देश का विकास कैसे कर पाएंगे।
हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता। कवि कहता है कि हमें हमारे समाज को, हमारी सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि नन्हे छोटे बच्चों को काम पर न जाना पड़े और उनका बचपन पढ़ाई लिखाई और स्वस्थ चिंतन में बीते। इसलिए आवश्यकता है कि हम सभी लोग, समाज, सरकार सभी देखें कि आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं और उनका उन्मूलन करने का उपाय कर सकें। तो ये कवि ने पहली लाइन थी। अब दूसरी पंक्ति देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी किरणें, क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे की, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। इतना उन्होंने समाज से प्रश्न किया है। अब उसके बारे में कथन कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की मानसिकता, नागरिकता और उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से कुछ उचित विकल्प पूछ रहा है। किसके हिसाब से? बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से कुछ उचित विकल्प पूछता है कि वे बच्चे जो छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, वे बच्चे जो छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें उनकी वास्तविक जरूरत की चीजें क्यों उपलब्ध हैं? उन्हें उनकी वास्तविक जरूरत की चीजें क्यों उपलब्ध नहीं? वह समाज से प्रश्न करता है और इसलिए वाले पूछता है कि जब दुनिया भर की सारी गहनें अंतरिक्ष में गिरती हैं, अर्थात बच्चों को जो खेलने खाने के गहनों से खेलते, ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार की गहनें शायद आकाश में चली गई और उनके खेलने के लिए दिन बचे ही नहीं। क्या सारी रंग बिरंगी किताबें जिनके खाते, वो किताबें रंग बिरंगी चित्र देखकर बच्चे प्रसन्न होते हैं, उनको पढ़कर कुछ सीखते हैं, क्या वो सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है जो इनके लिए किताबें नसीब नहीं? अर्थात ही बच्चे कुछ पढ़ सके। ये समाज से प्रश्न करता है कभी, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? ये नन्हे बच्चे जिन्हें खिलौने से खेलने की आदि, वो खिलौने ने प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं और ये उसी मजबूरी के कारण काम कर रहे हैं। कभी प्रश्न करता है, क्या सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो इन्हें खेलने के लिए कुछ पर्याप्त नहीं? अर्थात समाज ही ऐसा काला पहाड़ बन चुका है जो इनकी सहायता न करके इन्हें काम पर भेजे। क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? अर्थात इनके पढ़ने के जरिए इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा गया? लगता है कि संपूर्ण संसार की इमारतें जो स्कूलों की थी ढह चुकी हैं, जिसके कारण स्कूल में काम नहीं। ये समाज से प्रश्न करता है और सरकार से प्रश्न करता है कभी, क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से समाप्त हो चुके हैं? जिसने आंगन में खेलना चाहिए था, बाग बगीचे इनके लिए थे, क्या वो सारे सभी समाप्त हो चुके हैं? कभी समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया है कि जो बच्चे स्कूल में, घरों में और खेल के मैदान में दिखाई पड़ने चाहिए थे, जिनके हाथों में किताबें, गेंद और खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में आज काम थमा दिया।
ये समाज की उस विडंबना का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में और खेल के मैदान में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंद और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में आज काम दे दिया गया है। ये नाजुक सी बच्चे हैं जिन्हें किताबों का ज्ञान नहीं मिलता, खेलने खाने का नहीं, लेकिन मजबूरी के कारण वो आज काम पर जा रहे हैं। और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते। क्यों? ऐसे निर्धन बच्चों के पास सर्दी से बचने के लिए उपयुक्त कपड़े भी नहीं, जो है उसी में वो ठंड में छिपते हुए फिर भी अपने काम पर जा रहे हैं, जिससे कुछ अर्थ हो सके, अर्थ से अपनी उनकी पेट की भूख शांत हो सके। समाज ऐसा नहीं है कि इनको कुछ दान देकर या सरकार इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर सके। कवि के अनुसार यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान सरकार को या समाज को करना ही होगा। अब आगे की पंक्ति में है, तो फिर क्या बचा ही है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हर मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। कविता की पंक्तियों में राजेश जोशी ने पाठकों के सम्मुख एक विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत किया है कि जो पढ़े और विचार करके प्रश्नों का उत्तर छोड़े, ऐसी समस्या प्रस्तुत की है। जिस समाज की व्यवस्था ने बचपन में ही भार ला दिया, अर्थात बचपन को ही मार दिया, उसके पास शेष क्या है? अर्थात जब उसका बचपन ही नष्ट हो गया है तो अब उसके पास क्या शेष है? यहाँ दुनिया से कवि का आशय लगभग इसी से है कि इसी दुनिया में उनके बचपन को ही मार दिया है, उनके पास क्या शेष बचता है? लेकिन वस्तु स्थिति इससे भी अधिक भयानक है। लेकिन वस्तु स्थिति इससे भी अधिक भयानक है, जो हमारे सामने तब स्पष्ट होती है जब ये बच्चे बड़े। जब कवि कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसी ही पड़ी, अर्थात संसार में सभी चीजें वैसी है, ना गेंद कहीं कहीं है, ना खेलने के साधन है, ना स्कूल की इमारतें कहीं। जब दुनिया की सभी चीजें उसी प्रकार स्थित हैं, तो फिर वो साधन है क्यों प्राप्त नहीं? अर्थात खेलने के साधन भी हैं, पढ़ने की किताबें भी हैं, विद्यालय भी खुले हुए हैं, लेकिन फिर ऐसी कौन सी समस्या जिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए और खेलने खाने के लिए कुछ नसीब नहीं है? तो ये सब सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को इन चीजों की जरूरत है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाता? उन्हें भी इन खिलौनों की जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं मिल सकती। क्यों? प्रश्न करता है कवि, क्यों क्यों नहीं मिल सकती? उत्तर है, क्योंकि वे इन्हें पा सकने के लिए जरूरी आर्थिक सामर्थ्य से संभवतः वंचित है। अर्थात उनके पास इतना धन नहीं कि वे इन चीजों का मूल्य चुका सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, माँ बाप भी मजदूरी करके खाते हैं। तो ये सभी वस्तुएं उपस्थित हैं, लेकिन उन्हें क्यों नसीब नहीं होती? क्योंकि इन्हें जरूरी आर्थिक सामर्थ्य ने संभवतः वंचित कर दिया है। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों पर
बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। यहाँ पर कवि ने जिस समाज की व्यवस्था का वर्णन किया है उसमें बताया है कि ऐसी समस्या को सरकार, समाज को ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चों का जीवन जो बचपन खेलने खाने में गुजारना चाहिए, वो हमें ऐसा लगता है कि उनकी बचपन को समाप्त कर दिया गया है। और ये स्थिति हमारे लिए और भी भयानक है कि जब दुनिया भर की सब चीजें यहाँ उपस्थित हैं, तो समाज में बढ़कर ऐसा कोई नहीं है जो इन बच्चों को आर्थिक सहायता कर सके, पढ़ने के लिए किताबें दिलवा सके या इनके बचपन को सुरक्षित रखने की कुछ उपाय कर सके, क्योंकि इनका बचपन अग्रसर नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाया है। इनके खेलने खाने के दिन हैं, लेकिन किसी मजबूरी के कारण ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनकी ओर न तो सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने कानून तो बना दिया कि बाल प्रथा पर रोक है, लेकिन कानून बनाने से नहीं होता। समाज के सब नागरिकों की चाहिए जहाँ बच्चे काम पर हों, सरकार को सूचित करने की। सरकार ने नियम तो बना दिया है, लेकिन कार्यान्वित करने के लिए उनकी देखरेख भी चाहिए कि कहाँ बच्चे काम पर कर रहे हैं। अतः समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को ऐसी चीज़ों की जरूरत है जो इन्हें मिल नहीं पाती। तो समाज या समाज के ठेकेदार जो अन्य संस्थाएं चल रही हैं, उनको सहायता देकर इन्हें भी किसी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए, खेलने खाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, जिसके जिसके कारण ये बच्चे पुनः उस गर्त में ना जाए, अशिक्षित रहे। क्योंकि जब ये बच्चे अशिक्षित ही रहेंगे तो हमारा समाज जो भावी भविष्य के नागरिक होंगे वो देश के लिए क्या कर पाएंगे, सिवाय उन्हें अपने पेट की रोटी काटने के कारण उन्हें कुछ ज्ञान नहीं। तो ऐसा नागरिक क्या अपने देश को उसको सुना पाए? कभी नहीं। इसीलिए कवि कहता है कि जो इन बच्चों को जरूरत है उन्हें दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वे इन्हें ना पा सकने के लिए जरूरी आर्थिक सामर्थ्य से भर, उनके पास इतना पैसा या धन है जिसके कारण वे इन बच्चों को खेल खिलौनों को प्राप्त कर सकें, स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। और उसी मजबूरी के कारण आज ये छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, जिन्हें देखकर कभी नहीं कविता, अर्थात कभी समाज को भी इस ओर प्रेरित कर रहा है कि आप भी आगे बढ़ते हैं। तो आज जो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं, अपना कार्य नहीं कर पाते, सब कुछ रहने के बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़क पर बहुत छोटे छोटे बच्चे नन्हे हैं, जिनका बचपन अभी खेलने खाने के लिए, लेकिन वे भी काम पर जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। चार लोग काम करेंगे तब उनको घर का खर्चा मिलेगा। इसीलिए उन नन्हे नन्हे बच्चों को भी काम पर भेजा जा रहा है। तो आर्थिक समस्या के कारण वो छोटे बच्चे सड़क पर जा रहे हैं। जैसे दुनिया में रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नींद बना, अर्थात बचपन से उनका एक ध्येय बन जाता है कि इस संसार में आने का दो ही कारण है, कि पेट के लिए रोटी और रुपये की तलाश। बस उनके लिए दो काम रह जाता है जब वो बचपन से ही यही कार्य करते हैं।
तो उनके जीवन का वही उद्देश्य होते हैं कि पेट के लिए रोटी जुटाना और कुछ आगे बढ़ने के लिए रुपये पैदा करना। और इसी कारण ये छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिन्हें देखकर कवि ने प्रेरित होकर ही कविता लिखी। तो अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब इसकी लिखित हम डाल चुके हैं, आप सुनाए से वीडियो में। धन्यवाद।